551 आर्टिकल 8.2.5 ट्रांसफर फंक्शंस। एट पॉइंट 2.5 पेज 551। इस टॉपिक का पहले मकसद हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या करना चाहेंगे। दो कि आपको बुक से ख़ास उसको देखने की ज़रूरत नहीं, हम सारी चीज़ बोर्ड पे करेंगे। कुछ एक्सप्लेनेशन है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स की ट्रांसफर फंक्शन कैसे होते हैं, उसके कितने होते हैं और उनको लिखने की क्या फॉर्म होती है। दो के बाद बहुत ही जिसको हम कहते हैं ना इख्तिसार के साथ हमने की थी शुरू में कि ट्रांसफ़र फंक्शन जब हमने चैप्टर नंबर 1 करे थे उस टाइम पे, और ट्रांसफ़र फंक्शन जहाँ से शुरू होते हैं उसकी स्टेबिलिटी का जो टॉपिक शुरू होता है वहाँ पे हमने देखा था मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन TIJ की फॉर्म में। याद होगा कुछ लोगों को कि TIJ की फॉर्म में हम लोगों ने देखे थे। पहले तो हम वहाँ से शुरू करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करेंगे एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम आ गया तो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे आप लिखोगे। अदरवाइज़ ये जो टॉपिक है 8.2.5 इसका जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों को अगर कोई स्टेट स्पेस रियलाइजेशन दी गई हो तो हम उससे ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी मकसद क्या है कि अगर स्टेट स्पेस रियलाइजेशन दी हो तो उससे ट्रांसफ़र फंक्शन पे कैसे पहुंचना। तो लेट्स से कि आपके पास एक सिस्टम है जिसका T ऑफ S इस तरह से गिवन है, T11 ऑफ S, T12 ऑफ S और T13 ऑफ S। तो इस सिस्टम के बारे में आपको क्या पता चलता है, ये सिस्टम किस नौइयत का। जी अमाद, कितना? 3 इनपुट और 1 आउटपुट, 1 इनपुट और 3 आउटपुट। तो कितने लोग कहते हैं कि 1 इनपुट और 3 आउटपुट, तो कितने लोग कहते हैं 3 इनपुट और 1 आउटपुट। जी ये दूसरी वाली चीज़ ठीक है। आपको हमेशा ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर यह देखना चाहिए कि ये T ऑफ S Y ऑफ S बनाता है। कैसे? T ऑफ S मल्टीप्लाइज बाय U ऑफ S। U इनपुट है, ये मतलब स्टेट स्पेस में हम U को इनपुट ले रहे हैं, अदरवाइज R ऑफ S लिखते थे पहले, बट दैट इज़ फाइन। सो नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स। क्या ख्याल है? अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना एक दूसरे के साथ। सो दिस हैज़ टू बी कि यहाँ पे U1 U2 और U3 मौजूद होता है। आप सिंगल U के साथ तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते इसको, ये कर सकते हो। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितनी रोज बनाएगा? एक रो बनानी चाहिए ना। सो ऑफ कोर्स इसकी जितनी भी रोज होंगी उतना ही ऑर्डर होगा आपकी आउटपुट का, क्योंकि ये जो चीज़ सारी मल्टीप्लाई होती है, सुपरपोजिशन का सिंपल सा रूल अप्लाई हो रहा है, यानी कि T11 will get multiplied by U1 plus T12 will get multiplied by U2 plus T13 by U3 and this becomes the output Y. अगर तो आपके पास 2 रोज होती then you could have said कि 2 आपके पास आउटपुट्स हैं। समझ आ रही है ना बात। ये ऑर्डर जो है ना आपके मैट्रिसेस का, अगर लेट्स से कि आपको मैं सिर्फ ये T ऑफ S का ऑर्डर दे दूं ना तो इससे आप दोनों के ऑर्डर निकाल लोगे, बाकी दोनों के भी ऑर्डर निकाल सकते हो आप। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो एंड रिजल्ट होता है उसने इस वाली चीज़ से इक्वेट करना होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रोडक्ट ने इसके ऑर्डर से रिलेट करना होगा। तो जाहिर सी बात है इसके नंबर ऑफ रोज ही तो आउटपुट बनाएंगे। तो दिस कैन नॉट बी कि ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दी तो आउटपुट जो 2 निकल आए, आउटपुट तो एक ही निकलेगी। इसीलिए अगर लेट्स से कि हमारे पास 2 आउटपुट
3 इनपुट सिस्टम होता था, दिस वुड हैव बीन T11, T12, T13, T21, T22 और T23। सो द वे आपकी रोज़ बढ़ती हैं, रोज़ आउटपुट्स के साथ जाती हैं, और जितने आपके कॉलम्स होते हैं इनपुट्स के साथ आते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए इससे पहले कि हम ये वाला टॉपिक करें आज का। ठीक है जी, ये बात क्लियर है सबको? ये थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस कर लोगे क्लियर हो जाएगी। ये तो सिंपल मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब बात ये है कि जेनेरिक फॉर्म में हमारे पास, क्योंकि हमारा टास्क है हमने TFS तक पहुंचना है, इस तक पहुंचना है। इस तक पहुंचने के लिए हमें एक स्टेट स्पेस में रियलाइजेशन दी होगी। रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है स्टेट स्पेस में? यानी कि क्वाड्रपल मौजूद होगा हमारे पास। क्वाड्रपल का क्या मतलब होता है? ABCD मैट्रिसेस गिवन होंगे, तो ABCD मैट्रिसेस गिवन हो, उससे हमने TFS पे पहुंचना है। तो इसकी टेक्निक हम देखने लगे। सबसे पहली बात है कि x1 डॉट से लेके xn डॉट तक आपके पास स्पेस वेक्टर होता है। उसके बाद आपके पास A11 से A1n तक, और ये भी A1n से ANn तक आपके पास A मैट्रिक्स होता है, जो कि फर्दर इसी स्टेट वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, और इसमें फिर प्लस B मैट्रिक्स आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं B मैट्रिक्स लिखूँ, अभी हम इसको देख लें एक दफ़ा। A का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n है। मैंने पहले भी बताया था कि इसका ऑर्डर हमेशा n क्रॉस n होगा। दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है सिस्टम में। ठीक है, आगे क्या आएगा? आगे आएगा B मैट्रिक्स। अब मैं B नहीं लिखता, पहले मैं ये देख लेता हूँ कि U कितनी है। अगर U1 से लेके UI तक मेरे पास सारी की सारी इनपुट्स मौजूद हैं, तो फिर नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए B मैट्रिक्स की? रोज A मैट्रिक्स का N1 नहीं होगा सर? जी, किधर ये लास्ट वन? हाँ सॉरी, N1 होगा। ठीक है, तो B मैट्रिक्स की रोज कितनी होनी चाहिए? हाँ, I होनी चाहिए, N होनी चाहिए? रोज आई होनी चाहिए, N होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसके साथ सेंस मिलानी है ना उसकी रोज की। अब कॉलम जितने होंगे उतनी आई होंगी, क्योंकि जितने कॉलम में एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने जाके इनसे मल्टीप्लाई होना होता है ना। इधर से यूँ अंदर की तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि B11 से लेके B1I तक इसके एलिमेंट्स होंगे पहली में, और ये नीचे जाएगा BN1 तक, और लास्ट वन क्या हो जाएगा? BNI। तो ये आपको आना चाहिए, मतलब ये पहले से आना चाहिए था। ये इट इज़ नॉट समथिंग जो कंट्रोल सिस्टम्स आपको सिखाएगी। एनीवेज, उसके बाद जनाब Y1 से लेके YM, अगर mth ऑर्डर आउटपुट है तो दिस विल बी इक्वल टू सम C मैट्रिक्स, नहीं लिखते अभी, और वो मल्टीप्लाई हो रही होगी किससे? X1 से Xn तक। वंस मैंने ये लिख दिया कि X1 से Xn तक मल्टीप्लाई होती है, तो मुझे ये पता चल गया नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? n होने चाहिए। सो C11 से लेके C1n तक इसके कॉलम्स होंगे, और इसकी रोज कितनी होंगी? m। तो ये CMn तक जाएगा। ठीक है जी, और इसी तरह D मैट्रिक्स होगी। D मैट्रिक्स की भी जो रोज होंगी दैट विल बी इक्वल टू दी m रोज ऑफ Y, और उसकी जितने भी कॉलम्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू उसके कॉलम्स। D के कॉलम कितने के इक्वल होंगे? I के इक्वल होंगे जितनी आपकी इनपुट्स हैं, क्योंकि D जो होता है वो इनपुट से मल्टीप्लाई हो रहा होता। तो खैर ये बात मैंने इसलिए आपको बता दी दो कि हम इससे बड़ी तेज़ी से गुजर सकते थे, ताकि आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि जब
ऐसा कोई क्वेश्चन 2 हफ्तों में आ जाए तो उससे मैंने डील कैसे करना है? यानी अगर मुझे ऑर्डर्स ना पता हों, आधे ऑर्डर पता हो आधे ना पता हो, तो बाकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी? इट इज़ ऑटोमेटेड सिस्टम। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ठीक है तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी इनपुट्स और कितने आउटपुट्स के लिए कितने ट्रांसफ़र फंक्शंस बनेंगे। यानी एक 3 इनपुट 4 आउटपुट सिस्टम में 12 ट्रांसफ़र फंक्शंस होते हैं। द ट्रांसफ़र फंक्शंस आर एक्चुअली द नंबर ऑफ इनपुट्स मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो दैट मैनी आर द ट्रांसफ़र फंक्शंस। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कुछ बातें, ये कॉन्सेप्ट्स पुराने हैं बाय द वे। यानी अब हम आगे चलते हैं। इसको हम इसका हमने ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला, हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। नाउ डी को हमने 0 ले लिया, कंसिडरिंग दिस एज अ स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है, जिसका भी हम निकाल रहे हैं दैट इज़ अ स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन। सो हमने डी को 0 ले लिया। नाउ हम लोगों ने हम ये कर सकते हैं इसमें कि दिस थिंग कैन बी मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूँ करेंगे कि पहले हम इसको सारे को लैप्लास कर लेंगे, लैप्लास कन्वर्ट। जो पहला आपकी इक्वेशन है ना दिस ए बी वाली, इसको आप इक्वेशन ए कह लो और इसको लैप्लास कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगी? Sx1 से Sxn इज इक्वल टू ए की मैट्रिक्स तो ऐसा क्यों ही रहेगी ना, अगर लैप्लास कन्वर्ट कर भी दिया दैट आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट्स। सो ए मल्टीप्लाइड बाय x1 से लेके xn, और फिर बी भी वैसी ही रहेगी जैसे थी, मल्टीप्लाइड बाय u कैपिटल और u i। तो ये आपने लैप्लास कन्वर्ट कर दिया। अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इस वेक्टर को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये तो Sx था, व्हाट अबाउट Six? ये कैसे बनेगा? ये ऐसे हो जाएगा ना, S0, अगला S यहाँ पे 0, और ये डायगोनल में जाके यहाँ पे S, ये सारे 0। क्या ख्याल है? ऐसा ही होना चाहिए। और आई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? n क्रॉस n होगा, क्योंकि अगर आपने n वेक्टर को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता दैट हैज़ टू बी n क्रॉस n, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय x पूरा वेक्टर मैंने साइड पे कर दिया अब, और इधर क्या आपके पास a मैट्रिक्स है ये वाली, तो यही वाली मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी, और दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x फर्दर, और इसी तरह b। अब मैं ये कर सकता हूँ ना कि मैं इस a मैट्रिक्स को इधर ले आऊँ और माइनस कर दूँ इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों के साथ तो x ही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या ख्याल है? तो अगर ऐसा हो जाए तो ये यही, अब याद देखना, si माइनस a इंटू एक्स की इक्वेशन लिखूँगा मैं, si माइनस a इंटू एक्स की, मैं ऊपर ही लिखने लगा, मैं यहाँ तक नज़र आता है ना, यहाँ पे मैं सिर्फ वो मैट्रिक्स लिखने लगा हूँ, जो कि जब ये दूसरी साइड पे माइनस होगा तो कैसी फॉर्म में आ जाएगा? ये इस तरह से हो जाएगा, s माइनस a11 इसका पहला एलिमेंट होगा, माइनस a12 इसका दूसरा होगा, और इसी तरह माइनस a1n इसका लास्ट होगा। ये ठीक है बात? पहले आप इसको देख लें। जब मैंने si माइनस a किया तो पहला s पहले एलिमेंट से माइनस हो रहा है, बाकी सारे खुद ही नेगेटिव हो गए क्योंकि बाकी सारे जीरो थे। ये ठीक है, तो फिर आगे चलो क्योंकि आगे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ समझना ज़्यादा। इधर क्या होगा? माइनस a21 आ जाएगा, इधर क्या आएगा? s माइनस a22 आ जाएगा, और इसी तरह बाकी सारे नेगेटिव हो गए, और लास्ट में क्या आएगा? माइनस an1, और जो बिल्कुल लास्ट होगा ना दैट विल बी s माइनस an। तो s विल फॉलो इन दी डायगोनल, अदरवाइज बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड si माइनस a। ये बात यहाँ तक समझानी ज़रूरी थी, इसके बाद में बड़ी कॉम्प्रेस सी फॉर्म में लिख सकता हूँ सारी चीज़। फॉर एग्जांपल अभी तक हमने किया क्या सारी चीज़ में, अगर मैं इसको थोड़ी कंप्रेस फॉर्म में लिखूँ इक्वेशन ए को, दिस वुड हैव बीन Sx इज इक्वल टू ax
प्लस बी यू। ठीक है जी, ये वेक्टर्स और मैट्रिसेस की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दी। नाउ व्हाट आई हैव डन इज के एस आई माइनस ए इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू बी यू हो गया। where x is a function of s and u is a function of s. Otherwise, all the other things are constants. So that means that x of s itself is equal to si minus a whole inverse multiplied by b u of s. Now let us call it as equation A. अगर वो a थी इसको b कह दो। ठीक है जी, हम ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन t ऑफ s? दिस इज y ऑफ s डिवाइड बाय u ऑफ s। तो आई नीड अ y ऑफ s एक्सप्रेशन एज वेल, क्योंकि जब तक मैं y ऑफ s एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन तो नहीं आने लगा। तो y ऑफ s किसके इक्वल होती है? सी एक्स ऑफ एस के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन सी में इक्वेशन बी को रिप्लेस कर दूं, इक्वेशन सी में इक्वेशन बी को रिप्लेस कर दूं तो क्या चीज़ बन जाएगी? सी इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स बी यू ऑफ एस। क्या ख्याल है? ये था ना यार, ये सी एक्स मतलब होता ही वाई ऑफ एस इज इक्वल टू, वो तो जो दूसरी इक्वेशन ये वाले दिस वन, इस इक्वेशन को तो आप यही लिखोगे ना। तो वाई ऑफ एस इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस में आप इक्वेशन बी को कर दो तो दिस विल बी सी इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स बी यू ऑफ एस। तो व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन? y of s divided by u of s is equal to c s I minus a whole inverse b. So if you multiply the matrices in this order, तो आपके पास आउटपुट के ऊपर एक ट्रांसफर फंक्शन आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और अभी हम इसके बाद एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें ऐसा होगा, लेकिन इससे पहले हम एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। ये तो सारा केस हमने कर दिया एक अदद स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो एक स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? डिनोमिनेटर की डिग्री हाईएस्ट होती है, बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री से। तो क्या फ़र्क क्या पड़ता है अगर एक इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये प्रॉपर के लिए मैं करता तो? डी की मैट्रिक्स मैं गायब कर चुका हूँ इसमें से। तो डी की मैट्रिक्स अगर होती तो क्या होता? फिर ट्रांसफर फंक्शन क्या बनता? प्लस डी आ जाता। इसमें प्लस डी आ जाता ना, इसमें प्लस डी हो जाता। तो ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें इस इक्वेशन के अंदर सिंपल प्लस डी यू ऑफ एस ऐड करना था जो नहीं किया था। और जब ये नीचे जाती इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करते तो डी यू ऑफ एस भी यहाँ पे भी होता और यहाँ पे भी डी यू ऑफ एस आ जाता। तो यू ऑफ एस और यू ऑफ एस कॉमन हो जाते तो हमारे पास यही इक्वेशन बनती ट्रांसफर फंक्शन की। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम पैदा होगा कि अभी हमने जो पिछली क्लास में एग्जाम्पल की उसके अंदर लेट्स से कि मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन होता s4 प्लस 7s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 7 और न्यूमरेटर में मेरे पास 8s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 यह होता। तो इसके अंदर d क्या होता? 8
D8 हो जाता। अच्छा, तो D तो 8 हो गया। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर फंक्शन जब मैं निकाल रहा होता तो मैं यहाँ पे लिखता +8, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखता। सही है ना? ज़रा बात समझने की कोशिश करना, ये मैथ्स है सिंपल। ये बात उसी को सही से समझ आ जाएगी जिसकी मैथ्स थोड़ी सी बेहतर है या जो ज़रा गौर से सुनेगा। +8 तो यहाँ पे आ जाता है, यानी कि डी मैट्रिक्स अभी हमने कहा ना कि यह डी मैट्रिक्स है, तो बाकी का पूरा ट्रांसफर फंक्शन वहाँ पे आना चाहिए जो कि ये है। इसका मतलब है कि बाकी सारे के सारा यूँ ही आ जाना चाहिए, S4 + 7s³ + 3s² + 2s + 7, और न्यूमरेटर के अंदर 3s³ + 7s² + s + 1, जो कि गलत है। देखो ना, जाहिर सी बात है कि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये चीज़ आएगी नहीं, आएगी ये चीज़? कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट स्पेस रियलाइजेशन बनी है इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए वो ये नहीं हो सकती। यानी कि देखो, उस दिन क्या बात हुई थी कि मेरे पास वो ए मैट्रिक्स की नीचे वाली सारी जो रो थी मैंने इससे फिल कर दी ना, 1 1 7 3 से, और इसी तरह सी मैट्रिक्स को 7 2 3 7 से कर दिया। क्या ख्याल है? ऐसे किया ना, और 8 हमने डाल दिया बस डी में, जो कि गलत है। क्योंकि अगर वो ठीक है, याद आ रही है वो वाली बात सारी, हमने ये वाला सॉल्व किया था ना सिस्टम, तो अगर मैंने वैसे किया है इसका मतलब ये होगा कि बाकी पूरे का पूरा सिस्टम मैंने ऐसा रखा है, यानी कि वो जो पूरी की पूरी स्टेट स्पेस बनती है और उससे जो इवेंचुअली मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आएगा, डी को छोड़कर जो ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए वो यही नहीं आना चाहिए। फिर एग्जैक्टली ये दोबारा आ जाना चाहिए ना वापस, तो ये तो गलत है। क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा 8 के साथ, तो चीज़ तो कुछ और बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ओवरऑल यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद ये नहीं आएगा मेरे पास, कम से कम सवाल ही पैदा नहीं होता ये आ जाए। तो प्रॉब्लम किस जगह पे है, कौन सी चीज़ गलत है और क्यों? किसके साथ? ए इनवर्स या ए? नहीं, डी है वो, ठीक है, इक्वेशन ठीक है। ए इनवर्स नहीं आता, डी ही आता है, और प्लस डी ही होता है। हाथ खड़ा करके यार कोई बंदा अगर बता सके। डिवाइड करते हैं आपस में। जी हाँ, हमें ये दोनों को डिवाइड करना होगा पहले, फिर हमें, अच्छा डी के अंदर आएगा यही एक एक्सप्रेशन, डेफिनेटली डिवाइड भी इसी से ही होगा ना। तो अगर मैं आपको इस तरह का प्रॉपर फंक्शन दे दूँ ना, तो आप कभी भी इसकी स्टेट स्पेस फॉर्म नहीं निकाल सकते एज सच, या इस पर फेज वेरिएबल फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आप इसके ऊपर तभी फेज वेरिएबल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे। यानी कि कैसे? 8s4 + 3s³ + 7s² + s + 1 को सिंपली डिवाइड कर दो s4 + 7s³ + 3s² + 2s + 7 से। तो ये किससे डिवाइड होगा? 8 से होगा ना। तो दिस इज नाउ योर b, और ये कैसे हो जाएगा? 8s4 + 56s³ + 24s² + 16s + 56। तो इसको आप इधर से माइनस कर दो, और जो आपके पास रिजल्ट आएगा, व्हाट विल बी दिस? व्हाट विल बी दिस रिजल्ट? दिस विल बी योर n of s। दिस विल बी योर n of s। ये जो रिजल्ट है एक्चुअली, अब आप यूँ लिखोगे, नाउ दिस सिस्टम इज 8 + this result, the remainder n of s divided by s4 + 7s³ + 3s² + 2s + 7। आगे समझ बात? तो अगर मैं उस वक्त आपको ये बात बताता ना तो उस वक्त बहुत बड़ी खप मच जाती, लेकिन आज इस रिजल्ट को देखने के बाद आपको इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट पता चलेगा ना, और आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हो जाएंगी। आपने इसके ऊपर अपना डुअल फेज या फेज वेरिएबल फॉर्म अप्लाई करनी है इस ट्रांसफर फंक्शन पे, और सिंपल डी की मैट्रिक्स को ऐड कर देना। बात समझ रहे हो? डी की मैट्रिक्स को ऐड कर देना, बाकी
ये जो एक्सप्रेशंस होंगे ना, जो इसके कांस्टेंट्स होंगे, ये आपकी कौन सी फेज वेरिएबल की कौन से मैट्रिक्स में जाते हैं? इसके जो न्यूमरेटर के कांस्टेंट्स होते हैं बी मैट्रिक्स में, और डुअल फेज के सी मैट्रिक्स में जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल आपका सिर्फ जो चीज़ बदल जाएगी वो बी और सी मैट्रिक्स है, लेकिन वो बदलना ज़रूरी है क्योंकि अब ये जो न्यूमरेटर जब इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा दोबारा वापस। ऐसा ही है ना, अब सारी चीज़ें सेंस बनाएंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, डिवीज़न को याद रखिएगा। अगर प्रॉपर ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया पेपर में तो प्लीज़ उसको ऐसे ही आंखें बंद करके इस चीज़ पे अप्लाई ना कर देना, उसको पहले डिवाइड करना, नया ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना, उसके ऊपर डुअल फेज और फेज वेरिएबल फॉर्म लगाना। और ये बेशक ये पॉइंट बनवा लो कि इसको मैं प्रैक्टिस करूँगा किसी भी एक ट्रांसफ़र फंक्शन को उठा के। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर हमें एक सिस्टम गिवन होगा, उसको हमने ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होगा। अब ये एक स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है जिसको हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है, और हमें एक स्टेट स्पेस रियलाइजेशन दी हुई है ऑलरेडी। सो वी नो कि टी ऑफ एस इज इक्वल टू सी एस आई माइनस ए होल इनवर्स डी। इसके अंदर डी तो होगा नहीं क्योंकि डी ज़ीरो है। तो सी मैट्रिक्स और इसी तरह एस आई मैट्रिक्स होगी एस एस ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो मैं उसको इस तरह लिखता हूँ, मैं एस आई माइनस ए को डायरेक्टली लिखता हूँ एस प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 एस। ये एस आई माइनस ए के इक्वल है, इसका इन्वर्स लेना, और दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय बी, दैट इज 4 6 माइनस 5 0। ये किसको क्लियर नहीं है? एस आई माइनस ए। ठीक है जी, क्लियर है सारों को? तो अब हमने इसका इन्वर्स लेना है। तो इसका इन्वर्स जो है, जाहिर सी बात है, इसका इन्वर्स सिंपल होता है। इसको आप स्वैप कर दें, इसके साइन चेंज कर दें और डिवाइड कर दें इसके डिटर्मिनेंट के साथ। सो दिस विल बी 1 8 माइनस 1 1 और ये चीज़ फर्दर 4 6 माइनस 5 0। इसका डिटर्मिनेंट जो है, इसका डिटर्मिनेंट आता है जनाब एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ये जो इन्वर्स आपने लिया ना, यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है ना, तो फिर तो बड़ा सादा सा इन्वर्स है। अगर ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है ना, तो इन्वर्स लेने का तरीकाकार डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा। तो पेपर में तो आएगा ही थर्ड ऑर्डर सिस्टम, इसलिए आप लिख लें कि आप अपने थर्ड ऑर्डर सिस्टम के इन्वर्स लेना सीखेंगे।
जो कि आपको पहले से आने चाहिए। इनफैक्ट आप पता नहीं मैट्रिक्स से कर रहे होंगे ये काम, तो इस वजह से थर्ड ऑर्डर सिस्टम तक का आएगा क्वेश्चन पेपर में, सेकंड ऑर्डर नहीं आएगा। इट विल बी अ थर्ड ऑर्डर सिस्टम बट इट विल नॉट बी अ फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। थर्ड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर ही कुछ ना कुछ मैथ्स लगानी होगी, सो इन्वर्स लेना सीख लीजिएगा उसका। और ये अगर ठीक नहीं आएगा तो आपका आगे क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो बड़ा प्रिलिमिनरी सा फेज़ है ना। ये तो बड़ी एक ट्रिवियल सी एग्जांपल है कि टी ऑफ एस आपको सबको पता है, बस मल्टीप्लाई के निकाल दिया। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस आते हैं इससे मुश्किल, जिसके आगे कुछ ना कुछ हो रहा होगा इसके ऊपर। अच्छा जी, वंस आप ये आपके पास आ गया, इस चीज़ को आप बाहर की तरफ निकाल लें, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। एक बात याद रखिएगा कि जो लोग आज तक बड़े डिसइंटरेस्टेड रहे स्टडीज़ के अंदर, तो वो लेकिन ये ना भूलिएगा कि इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करना है। यूँ नहीं हो सकता कि आप इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दो। जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, वो अपनी प्लेस से सेंसिटिव होती है, यानी कि पहले एंड वाले दो होंगे हमेशा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्ट ज़ीरो आएगा, और इसके बाद मैं जिस बंदे ने ये गलती की, मैट्रिक्स उल्टा मल्टीप्लाई किया ना, तो मैं उसको पूरा सवाल ज़ीरो कर दूंगा, क्योंकि मैंने क्लास में बताया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके। तो जो बंदा इतना ज़्यादा अपनी नाइवेटे से बाहर नहीं आ सकता ना, उसको मैं बिल्कुल ज़ीरो दे दूँगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अगली चीज़ ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों को आखिर में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1/s² + 3s + 2 आता है, और 9s + 18, 27s - 63, 6s + 12, 48s - 12। तो ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, मुझे अब अगर कोई डिस्टर्बेंस क्लास में नज़र आई ना, तो मैं एक तो से निकालूंगा ना, उसके बाद और बुरी होगी इसके साथ। सो रियली डोंट डेयर टू प्ले ट्रिक विद मी। ठीक है, क्योंकि वो पूरे के पूरे सेक्शन को ले डूबेगी। और जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं ना, उन्हें पता है कि वो मैं कर दूंगा। और लास्ट रोज शुड बी वेरी विजिलेंट। ठीक है, कितने ट्रांसफर फंक्शंस आ गए आपके पास? मैं आपको एक बात ये बताऊं कि आप लोगों का ये जो एटीट्यूड होता है ना, दैट रियली डिक्टेट्स। और मैं जब कहता हूँ ना कि आप लोगों के साथ कोई भी बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, उसकी वजह ये होती है कि व्हेन यू आर गिवन अ 1 इंच लिबर्टी ना, तो आप लोग आउट ऑफ स्कोप हो जाते अपने। एंड दिस इज द फर्स्ट बैच के जिसके साथ मेरा इतना कम इंटरेक्शन। सो एनीवेज, वो तो मैं भी याद रखूंगा। अब हमारे पास 4 ट्रांसफर फंक्शंस आए हैं, 2 इनपुट्स थी, 2 आउटपुट्स थी, और इसी तरह होना चाहिए था। ये जो 4 एलिमेंट्स आप देख रहे हो, डिवाइड हो रहे हैं फर्दर, ये जो मैंने बाहर रखा है ना कांस्टेंट, एक्चुअली तो आप इस तरह नहीं लिखोगे। इस तरह आप लिखोगे 9s + 16 / s² + 3s + 2, फिर 6s + 12 / s² + 3s + 2। ये 4 ट्रांसफर फंक्शंस बन जाएंगे। आप ये बात नोट करो कि इसके इन सारों के न्यूमरेटर्स डिफरेंट है, बट इन सारों के डिनोमिनेटर्स सेम है। और इन सारों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस मैट्रिक्स ने दिया आपको? ए मैट्रिक्स ने दिया।
क्योंकि एस आई की अपनी तो कोई भी वैल्यू नहीं है ना, आई मैट्रिक्स भी डिक्टेट होती है ए मैट्रिक्स से, यानी कि आई मैट्रिक्स इटसेल्फ वजूद है ए मैट्रिक्स की वजह से, क्योंकि ए मैट्रिक्स का जितना भी ऑर्डर है उतनी आपकी आई मैट्रिक्स बनेगी। सो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ द एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट। अगर आपसे फ़र्ज़ करें कि क्वेश्चन एक तो ये कि हमने एग्जांपल कर लिए, ट्रांसफर फंक्शन मालूम कर लिया, दैट इज़ फाइन, T11 T12 T21 T22 मैंने मालूम कर लिया, 4 ट्रांसफर फंक्शन जो निकालने थे। लेकिन सवाल ये है कि मैं सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में क्या कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मैं बड़ा सादा वे में बता सकता हूँ इसकी स्टेबिलिटी का, क्या है ये सिस्टम स्टेबल है। ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसके जो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी दैट वाज ऑल पॉजिटिव। तो वंस अ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑल पॉजिटिव द सिस्टम इज डीम्ड टू बी स्टेबल। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम होगा, लेट्स से, और इसकी अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑल पॉजिटिव हो भी गई तो आप पता तो नहीं चला सकोगे। तो ऐसे केस में हम करते हैं कि एस आई माइनस ए का सिर्फ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, एस आई माइनस ए का सिर्फ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट से क्या होगा, यही इक्वेशन आ जाएगी ना थर्ड ऑर्डर में, इसी तरह की वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, सिंपल कैलकुलेटर में डालेंगे और 3 रूट्स निकाल लेंगे। तो वी कैन कमेंट ऑन दी स्टेबिलिटी। तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कब होगा सिस्टम? जब तीनों के तीनों रूट्स जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। तो लेफ्ट हाफ प्लेन में होना ज़रूरी है, यानी कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल तब नहीं होता सिस्टम जब कोई एक भी रूट ओरिजिन पे आ जाए या फिर कोई एक भी रूट यानी कि पेयर ऑफ रूट्स जो हैं वो प्योरली इमेजिनरी एक्सेस पे चले जाए। प्योर इमेजिनरी एक्सेस का मतलब यह है कि वो ओरिजिन के ऊपर लाई करते हैं एक्सेस पे। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ देखी है ना वो ये है कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा और बाकी मुख्तलिफ ट्रांसफर फंक्शन के ऑर्डर्स कैसे होते हैं, आउटपुट इनपुट कितनी होंगी, ट्रांसफर फंक्शन कैसे होंगे, कैसे लिखे जाएंगे, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बी का क्या ऑर्डर होगा, ए का क्या ऑर्डर होगा, वगैरह वगैरह। एक बात अहम ये आ जाती है इसके बाद कि एक ही सिस्टम है अगर लेट से, तो उसके कितने ट्रांसफर फंक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक सिस्टम के कितने ट्रांसफर फंक्शंस हो सकते हैं? जी नहीं, लेट्स अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है तो कितने ट्रांसफर फंक्शंस होंगे? एक ही सिस्टम एक ही होगा। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांसफर फंक्शन मैंने जैसा ये लिखा 8s4 + 3s³ वाला, उसकी जगह कोई और ट्रांसफर फंक्शन भी और वो उसी सिस्टम का? ऐसा नहीं हो सकता। ट्रांसफर फंक्शन हमेशा यूनिक होता है सिस्टम का। एक सिस्टम की एक ही मैथ्स होती है ट्रांसफर फंक्शन की सेंस में। अच्छा, ये बात तो क्लियर है ना कि एक ही ट्रांसफर फंक्शन होता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि स्टेट स्पेस रियलाइजेशंस कितनी होती हैं एक ही सिस्टम की, अगर ट्रांसफर फंक्शन एक है तो स्टेट स्पेस रियलाइजेशन कितनी होंगी? 2? या तो देखो ना, या तो एक ही हो सकती है या फिर बहुत सारी हो सकती है। मेरा ख्याल है एक तो नहीं हो सकती। कोई बता सकता है कि एक कैसे नहीं हो सकती? कम से कम 2 तो होती हैं, ये तो हम सबको पता है। एक ही ट्रांसफर फंक्शन की 2 स्टेट स्पेस रियलाइजेशंस। फेज वेरिएबल और डुअल फेज नहीं किया हुआ, वो दो रियलाइजेशंस है ना एक ही सिस्टम की। वो 2 मुख्तलिफ ABCD मैट्रिसेस बनाते हैं, 2 मुख्तलिफ क्वाड्रपल्स हैं वो। तो अगर तो 2 मुख्तलिफ एग्जिस्ट करती हैं इसका मतलब और भी करती होंगी। तो हकीकत ये है कि स्टेट स्पेस रियलाइजेशंस होती हैं एज मैनी एज पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन एक होता। इसका मतलब ये होगा कि मैं अगर अगर फ़र्ज़ करो कि मैं यूँ कहूँ कि x ऑफ t जो था, x ऑफ t जो रियलाइजेशन थी वो फेज़ वेरिएबल की थी और डुअल फेज़ में यह z ऑफ t हो गई। यानी सिंपली मैं उसमें वेरिएबल्स x ना लिखूँ,
कहने का मकसद ये है कि मैंने फेज़ वेरिएबल जब किया था तो फेज़ वेरिएबल के अंदर मैंने x1 x2 x3 लिखे थे ना, तो डुअल फेज़ में z1 z2 z3 लिख दूँ तो मेरे पास z की फॉर्म बन जाएगी। क्या ख्याल है? अब ये दो मुख्तलिफ रियलाइजेशन हैं एक ही सिस्टम की, तो एक को हमने x कह दिया, एक को हमने z कह दिया। सो व्हाट इज़ दी वे जो हमें x वाली दुनिया से z वाली दुनिया में ले जाए, यानी एक और रियलाइजेशन में ले जाए, एक ही सिस्टम की दो मुख्तलिफ रियलाइजेशन में। तो इसका आंसर ये है कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो पता ना कि क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है, जिसको अभी हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। इसको इधर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशंस लीनियर कम्बिनेशंस होती है। लीनियर कम्बिनेशन से क्या मुराद होती है, अभी आपको ये थोड़ी सी परेशानी होगी जब हम एग्जांपल करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पता चलती है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी का मतलब है जो दिल में आए एक पी मैट्रिक्स क्रिएट होती है जो कि इन दोनों को रिलेट करती है। और वो पी मैट्रिक्स ऐसे होती है कि x ऑफ t इज इक्वल टू पी z ऑफ t, यानी कि अगर इस पी मैट्रिक्स को z से मल्टीप्लाई कर दूं x की डोमेन में आ जाऊंगा, और इसको इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो z की डोमेन में चला जाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? एक्चुअली अगर मैं p इन्वर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई करूं, इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का है कॉन्सेप्ट आप लोगों को? किन लोगों को है? हाँ जी, पहले मल्टीप्लाई होगा, प्री मल्टीप्लाई जो होता है, और पोस्ट बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी बात इधर से ही आती है कि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऑर्डर को बुली नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी मर्जी नहीं है, अपनी मर्जी नहीं है कि मैं इसके बाद में मल्टीप्लाई कर दूं या इससे पहले मल्टीप्लाई कर दूं, रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अगर मैंने कहा कि मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर दूं पी इनवर्स से, तो कैसे बनेगी? पी इनवर्स एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू पी इनवर्स पी जी ऑफ टी। सो व्हाट विल बी दिस विल बिकम आई मैट्रिक्स, दिस कैन बी जी ऑफ टी इज इक्वल टू पी इनवर्स एक्स ऑफ टी। इसका मतलब है कि पी इनवर्स को मैं एक्स ऑफ टी से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गो बैक टू जी ऑफ टी। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पॉसिबल हैं। इस पॉइंट का सिर्फ मकसद बताने का ये था कि मैं बहुत सारी रियलाइजेशंस बना सकता हूँ एक सिस्टम की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे कहने का क्या मकसद है कि बहुत सारी रियलाइजेशंस बना सकता हूँ, इसका क्या फ़ायदा होगा? देखो, मैं फेज़ वेरिएबल और डुअल फेज़ वेरिएबल के फ़ायदे आपको बता चुका हूँ कि वो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं। कैनोनिकल फॉर्म से मुराद ये है कि मैं सिंपली उसके ट्रांसफ़र फंक्शन को देखते ही उसकी स्टेट स्पेस रियलाइजेशन लिख सकता हूँ फेज़ वेरिएबल और डुअल फेज़ में। ऐसे ही है ना, उसका बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स जिस तरह से उसके न्यूमरेटर के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं और उसका ए मैट्रिक्स जैसे उसके डिनोमिनेटर के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है, एंड विद अ प्रीसेट स्ट्रक्चर, हमेशा एक ही स्ट्रक्चर होता है जो रिपीट करता है। इसका मतलब वो दो ऐसी रियलाइजेशंस हैं जहाँ पे एक तो उनका फ़ायदा ये है कि मैं उन तक डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ। फिर और बहुत सारी रियलाइजेशन होती हैं जिनके फ़ायदे होते हैं। एक होती है फॉर एग्जांपल डायगोनल रियलाइजेशन। डायगोनल रियलाइजेशन के अपने फ़ायदे होते हैं। अभी हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम क्या डायगोनल रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं, और अगर हम डायगोनल को रियलाइजेशन बना लें तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, और डायगोनल रियलाइजेशन में सिस्टम जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना, आप खुद देखेंगे कि एक फोर्थ ऑर्डर सिस्टम 4 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में तकसीम हो जाएगा। अगर एक फोर्थ ऑर्डर सिस्टम 4 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से तकसीम हो जाए तो उसके ऊपर तो एनालिसिस बड़ा ट्रिवियल हो जाएगा ना, आपको तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। आप तो बल्कि इवन अगर लेट्स से कि सिंगल ऑर्डर सिस्टम हो लैप्लास में, तो आप उसका टाइम डोमेन में डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो ना, कि नहीं? चलो हम ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं फिर। अच्छा जी, हम लोगों ने ये पी जी ऑफ टी को तो देख लिया यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद अभी यही जो प्रूफ है ना, इसको हम फर्दर आगे चलाएंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल करने से पहले। इस प्रूफ को आगे चलाने का मकसद ये है कि हम लोगों को ये भी पता चल जाए, एक तो बात ये है कि ये पता चल गया अच्छा यार एक पी मैट्रिक्स होती है, बट व्हाट अबाउट कि अगर मुझे एक
रियलाइजेशन गिवन x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अगर ये एक रियलाइजेशन मुझे गिवन और मुझसे ये पूछा जाए कि मैंने एक z रियलाइजेशन में जाना है और p मैट्रिक्स लेट से गिवन है, p मैट्रिक्स गिवन है आपको, रियलाइजेशन यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो गिवन है, तो जाहिर सी बात है क्या इसका a भी वही a होगा जो z का a है? ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब है कि z डॉट के अपने a होंगे। इसके अपने अपने मैट्रिसेस होंगे ना, जैसे फेज वेरिएबल का अपना मैट्रिक्स था, डुअल का अपना था। तो ये ए बार इसके साथ कैसे कॉरस्पॉन्ड करता है, बी बार सी बार कैसे करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब लेट्स से कि हम यूं करते हैं कि हम लोगों ने यहां से कहानी शुरू की थी कि x ऑफ t इज इक्वल टू पी जी ऑफ टी, x डॉट ऑफ t विल बी इक्वल टू पी z डॉट ऑफ t। उसका अगर डिफरेंशियल ले लो उसका, यानी इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन 1 का अगर डिफरेंशियल ले लो तो इक्वेशन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ये बात। तो x डॉट किसके इक्वल होता है? x डॉट होता है a x प्लस बी यू के p z डॉट ऑफ t। और अगर इस इक्वेशन 3 में मैं रिप्लेस कर दूं x को विद z की ट्रांसफॉर्मेशन के, तो यही इक्वेशन कैसे बदल जाएगी? a p z हो जाएगा ये वाली फॉर्म। क्या ख्याल है? x किसके इक्वल था? p z के इक्वल था। आप x से z में p के बगैर नहीं जा सकते, तो x इज इक्वल टू पी जेड। तो अगर मैंने ax प्लस बी यू लिख दिया और ये z की फॉर्म है और मैं पूरी की पूरी इक्वेशन z की फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो ए पी जेड हो जाएगा प्लस बी यू इज इक्वल टू पी जेड डॉट ऑफ टी। इसको इक्वेशन 4 कह दो। अब बात मेन ये है कि मैंने रियलाइजेशन जो निकाली है वो क्या है? z डॉट में निकालनी थी ना। देखो ना, मुझे x डॉट की पता है, x प्लस बी यू, मैंने ये देखना था z डॉट में कैसे हो जाएगा। यही था ना, यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो इसको मैं कैसे z डॉट में चेंज कर सकता हूँ? क्या करूँ इसके साथ, इक्वेशन 4 के साथ? p इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यह हो जाएगा p इनवर्स a p z प्लस p इनवर्स b इज इक्वल टू z डॉट ऑफ t। सिर्फ इक्वेशन 5 को देख के आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज a बार इक्वल टू? P inverse AP. So A bar will be equal to P inverse AP. B bar will be equal to P inverse B. देखो ये बात थी समझने वाली है कि मैंने ये फॉर्म लानी थी। अब इसके अपने मैट्रिसेस है ना, ये फॉर्म कभी भी इस तरह थोड़ी लिखी जाती है कि P इनवर्स AP यानी 3 मैट्रिसेस में तो नहीं लिखी जाती है। तो एक मैट्रिक्स होता है A, इसका अपना A मैट्रिक्स है, उसका अपना A मैट्रिक्स है। लेकिन इस A मैट्रिक्स, अगर मुझे ये रियलाइजेशन, सवाल क्या है, सवाल ये मुझे ये रियलाइजेशन दी हो तो मैं इस रियलाइजेशन में कैसे पहुंच सकता हूं? तो मैं ऐसे पहुंच सकता हूं ना कि A मैट्रिक्स A बार कैलकुलेट कर लूं, B बार कर लूं, C बार कर लूं, D बार कर लूं, दैट्स इट, नई रियलाइजेशन में पहुंच गया ना मैं। तो मुझे A बार मालूम करने के लिए P इनवर्स AP करना पड़ेगा। P मुझे गिवन होगा जैसा कि मैंने बताया, तो फिर मैं P इनवर्स AP से A बार निकालूंगा, P इनवर्स B से मैं B बार निकालूंगा, और फिर C बार कैसे आएगा? वो Y से आएगा ना। Y वॉज इक्वल टू CX प्लस DU, CX प्लस DU। तो दिस विल बी इक्वल टू CPZ प्लस DU।
ये तो सिंपल है, ट्रिवियल केस। तो इसका मतलब है सी बार विल बी इक्वल टू सी पी और डी बार इज इक्वल टू डी, ये नहीं चेंज होता। डी अगर आ गया ना तो डी सेम ही रहेगा, और वो आपको थोड़ा सा इंट्यूटिवली भी पता होगा कि वो सेम ही रहना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट है। आप रियलाइजेशन चेंज करते भी फिर तो आपका डी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है जी, आपको ये बातें ना जहन में रखनी है सारी। अब हम एग्जांपल करेंगे, एक रियलाइजेशन से जी की रियलाइजेशन में जाएंगे। अच्छा जी, लेट्स है कि हमें एक रियलाइजेशन दी हुई है एक्स में, x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू 1 1 1 1, ये इसकी ये मैट्रिक्स है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है x1 x2 से, और y मैट्रिक्स जो है दैट इज़ 1 1, ये c मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड बाय x1 x2। इसकी b मैट्रिक्स 0 है, इसकी b मैट्रिक्स 0 है। अब मैंने करना ही है कि मुझे पहले एक पी मैट्रिक्स चाहिए। अब ये बात ज़रा समझ लीजिएगा प्लीज़ कि जब मैंने ये कहा था कि पी मैट्रिक्स कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो अगर मैं यूँ लिखूँ कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? और अगर मैं यूँ लिख दूँ z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 डिवाइड बाई 2, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो मैं क्या यूँ लिख सकता हूँ कि z इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 x, वन बाई टू। ठीक है जी, हो सकता लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी किस्म की हमें एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाएगी। अगर लेट्स से कि मैं इसको 1/2 ना करता, 1/3 कर देता, तो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती। इसको मैं यहाँ पे माइनस कर देता और यहाँ पे प्लस कर देता, तो ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, तो एक और ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती। तो इन्फिनिट मैनी ट्रांसफॉर्मेशन बना सकता हूँ। लीनियर में सिर्फ क्या दो चीज़ों का ख्याल करना होता है, सुपर पोजिशनिंग हो रही होती है और स्केलिंग हो रही होती है। तो ये हाफ जो क्या कर रहा है, स्केलिंग कर रहा है ना, और बाकी सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, सुपर पोजिशनिंग कर रही हैं। सिंपल ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस वजह से ये एक, आप इसको एक पी मैट्रिक्स कह सकते हो। लेकिन क्या ये पी मैट्रिक्स है? जो हमारी कन्वेंशन कहती है उसके हिसाब से ये पी इनवर्स होनी चाहिए। क्यों भला? क्योंकि हम लोग कहते हैं x इज इक्वल टू पी जेड, तो दिस इज z इज इक्वल टू पी इनवर्स z। इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, देन वी विल कम टू p। एनीवेज, ये आपको बताने का मकसद ये था कि आपकी मर्ज़ी है टोटली कि आप किस किस्म की पी मैट्रिक्स लेते हो, तो टोटली अप टू यू। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लोगे या नई ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओगे, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज़ वाई इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस बनती हैं। तो अगर ये आपको ना भी गिवन हो तो आप ये खुद बना सकते हो। और अगर कोई बहुत परेशान है, सिंपल वो यूँ करे, अपनी वो बना ले, x अगर थर्ड ऑर्डर x1 माइनस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कर दे, इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कर दे, एक रियलाइजेशन बन जाएगी। अदरवाइज वो इसको x1 सारों को प्लस कर दे, ऊपर इधर 2 को माइनस कर दे, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, ये बात समझ में आती है पी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? मतलब Z1 और Z2 हम खुद बनाते हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकते हो, तो सिस्टम सेम रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, दैट्स इट।
स्केलिंग फैक्टर यूज आप ना करो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब ये P इन्वर्स है तो इसका एक दफ़ा एक और इन्वर्स लेना पड़ेगा। देन जब इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास P मैट्रिक्स आएगी, दैट विल बी 1 -1 1 और 1। इसमें हाफ नहीं आता। सर अभी कौन सी G1 चेंज भी कर दिया तो? नहीं, मैंने किसी को कुछ चेंज नहीं किया। कैसे चेंज कर दिया? सर आपने वो माइनस ऊपर लगा दिया था, प्लस नीचे लगा दिया। हाँ, मैंने ये फाइनल है, दिस इज़ द फाइनल जिसमें हम जाएंगे आगे। तो ये कंडीशन वाला नहीं, हाँ कोई कंडीशन वाला नहीं, मतलब कोई भी मैट्रिक्स यूं बनोगे हम उसको अपने उससे ट्रांसफॉर्म। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी किस्म की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ो और लगा दो। पॉइंट ये है, सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है, इधर हम लोग इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि हम लोग को कितनी भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें और कोई रिज़ल्ट नहीं है जो हम निकालेंगे। ठीक है, एंड पे एक रिज़ल्ट निकालेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा जब हम एंड पे आएंगे तो। अच्छा जी, P मैट्रिक्स से पहुंच जाएंगे आप? 2 + 2 को ट्रांसफॉर्म करके 3 + 3 और 10 + 1 बना सकते हैं। सॉरी, दोबारा। सर 2 + 2 मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लेंगे 3 + 3 ऑर्डर तो चेंज नहीं हो सकता ना सिस्टम का, क्योंकि देखो बैक एंड के ऊपर जो ट्रांसफर फंक्शन है वो यूनिक है ना। ट्रांसफर फंक्शन यूनिक है, तो एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही रहेगा, वो 4th 5th में तो नहीं चेंज हो सकता। अच्छा, ये वंस आपके पास P मैट्रिक्स आ गई है, अब आपने क्या करना है, A बार निकाल ली है। A बार इज सिंपली P इनवर्स A P। तो P इनवर्स आपके पास ये गिवन ऑलरेडी, 1/2 × 1 1। इसको A मैट्रिक्स आप इसकी चूज करोगे, दैट इज 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय P मैट्रिक्स। सो 1 1 -1 1। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो अपने ऑर्डर में, तो आपके पास रिजल्ट आता है 0 0 0 2। नाउ दिस इज द A बार। इसी तरह B बार इज इक्वल टू 0, जबकि B was 0 एंड C बार इज इक्वल टू CP। CP का मतलब ये 1 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 1 -1 1 से, तो आपके पास 0 और 2 आ जाता है। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने Z की फॉर्म में लिखना था सिस्टम, तो इट इज़ Z इज इक्वल टू 0 0 0 2 Z डॉट इज इक्वल टू, और उसका तो दूसरा पार्ट 0 था, y इज इक्वल टू 0 to Z। सॉरी, वो 1/2 गायब हो जाता है ना उसकी वजह से। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये उसमें ख़त्म हो जाएगा, एक 2 आ जाएगा आपके पास। पहले हमारे पास P मैट्रिक्स है, ये वाला P इनवर्स की बात करें, इनवर्स की बात है। जब इसका P लेके इनवर्स हाँ, उसमें 1/2 इसमें भी गायब हो गया, इसमें भी गायब हो गया। हाँ, और इसके मल्टीप्लिकेशन में भी 1/2 गायब हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर है सबको? ये एक नई रियलाइजेशन बन गई आपके सामने, एक नया स्टेट स्पेस सिस्टम बन गया आपका। अब लेट्स से कि आपसे ये कहा जाए कि इसका अब वो भी निकाल दें, क्योंकि असल में बात ये हुई है, आप अगर नोट करें ना, आपके पास एक ये जो मैंने P मैट्रिक्स ली ना, ये फॉर्चुनेटली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्चुनेटली ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन थी जिससे आपके पास नई रियलाइजेशन का A डायगोनल आया है। A डायगोनल आया कि नहीं आया Z का? तो इसके आप रूट्स बता सकते हो डायरेक्टली, इसके रूट्स को बता सकते हैं। एक 0 है और एक 2 है, एक +2 पे बैठा हुआ है रूट और एक 0 पे बैठा हुआ। जो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए ना, अगर कोई A मैट्रिक्स डायगोनल बन गया आ जाए आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये अगली क्लास में भी यही कॉन्सेप्ट आगे जाएगा और अगली क्लास में हम लोग इसी के ऊपर काम करेंगे। तो इसका मतलब बुरी बात यह है कि अगली क्लास भी होगी, लेकिन एनीवे 0 और 2 अगर डायगोनल आ गया तो आप डायगोनल पढ़ते ही डायरेक्टली बता सकते हो कि आपके सिस्टम के रूट्स क्या हैं। अगर लेट से ये -1 और 2 होता, तो एक रूट लेफ्ट हाफ प्लेन में -1 पे पड़ा होता,
यानी कि अगर लेट्स से कि ये 0 ना होता, ये -1 होता, तो एक रूट -1 पे पड़ा होता और एक रूट 2 पर होता. बट टू रीड इट लाइक दिस इट इज़ नेसेसरी कि ये डायगोनल फॉर्म में ही हो. नाउ यू आर फॉर्चुनेट कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ली उसके अंदर ये डायगोनल फॉर्म क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं होगी. 99.9% नहीं होगी. बहुत कम रियलाइजेशन यानी कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं. ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? पी मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. पी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ऐसे बहुत कम ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो आपको डायगोनल फॉर्म में लेके जाती हैं. वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगी उस पर हम बहस करेंगे अगली क्लास में. लेकिन आज जो बात है वो ये कि ये पी मैट्रिक्स वैसी मैट्रिक्स थी जिसने डायगोनल फॉर्म बना दी है, अदरवाइज डायगोनल ना बन सकती. तो पहली बात तो हमने ये सीखी कि डायगोनल फॉर्म में आप उसके डायगोनल्स पढ़ लो तो वो आपको सिस्टम के रूट्स बता देते हैं. एक आसानी तो ये हो गई. दूसरी आसानी जो असल हुई वो ये है कि अगर आप इस सिस्टम को देखो तो ये डीकपल हो गया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायगोनल फॉर्म में सिस्टम डीकपल हो जाता है. डीकपलिंग किसको कहते हैं? डीकपलिंग हम उसको कहते हैं कि अगर लेट से फोर्थ ऑर्डर सिस्टम 4 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो होती है डीकपलिंग. इसमें कैसे हुई है? इसमें आप इसकी इक्वेशंस लिखो. या देखो z1 डॉट इज इक्वल टू 0 z1. मैं z2 नहीं लिखूंगा, z2 मैं नहीं लिखूंगा इसके साथ क्योंकि z2 कभी भी नहीं आएगा. ज़्यादा z1 ही आ सकता था क्योंकि डायगोनल है ना मैट्रिक्स एक ही. इस वजह से यहाँ पे z2 कभी नहीं आ सकता. दुनिया का कोई सिस्टम ऐसा नहीं होगा डायगोनल में जिसका z2 भी प्रेजेंट हो z1 के साथ. इसी तरह z2 डॉट में हमेशा सिर्फ z2 ही प्रेजेंट होगा और बाकी सारे जीरो होंगे. तो देखो अगर यहाँ पे z2 भी आ जाता, दिस वाज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एज सच, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स आ गए ना, 2 स्टेट्स शामिल हो गई हैं बीच में. लेकिन अब क्या हुआ है? दिस इज अ कंप्लीटली डीकपल्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. ये सिर्फ z1 है, एक सिस्टम अलग हो गया पूरे सिस्टम से. ये एक और सिस्टम है z2 का. इसी तरह z3 z4 z5 ये सारे सिस्टम जो हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स बन जाएंगे. और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का तीसरा फ़ायदा, इस फ़ायदे का तो फ़ायदा यानी इससे ये होगा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ऊपर एनालिसिस बहुत आसान होता है. मैं उसकी स्टेबिलिटी, उसके टाइम कांस्टेंट्स, टाइम कांस्टेंट कितना होगा डायरेक्टली बता सकता हूँ ना. 1/s+a से मैं बता सकता हूँ कि टाइम कांस्टेंट कितना होगा. क्या ख्याल है? इस वजह से मुझे ये फ़ायदे तो हो रहे हैं. लेकिन एक तीसरा फ़ायदा ये है कि अब मैं इसका टाइम डोमेन में z1 ऑफ t भी डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ये जो सारी की सारी चीज़ आई है दैट इज़ व्हाट, दैट इज z1 डॉट. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस वक्त. दिस इज नॉट अ z1 ऑफ t. क्या ख्याल है? एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ z2 ऑफ t. सो व्हेन फाइंडिंग द एग्जैक्ट सोल्यूशन उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स फौरन से शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन टू फुल आंसर. यानी कि इसको मैंने अगर चेंज करना, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ तो व्हाट विल इट गेट टू बी कि ये s z1 ऑफ s हो जाएगा लैप्लास में. s z1 ऑफ s हो जाएगा, z बड़ा होना चाहिए सॉरी, s z1 ऑफ s माइनस z1 ऑफ 0, इसकी इनिशियल कंडीशन इक्वल्स टू 0. ऐसे ही है ना, फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी. तो ये s हो गया, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, s z1 ऑफ s इज इक्वल टू z1 ऑफ 0. तो z1 ऑफ s विल बी इक्वल टू 1/s z1 ऑफ 0. तो व्हाट विल बी z1 ऑफ t? दिस विल बी सिंपली z1 ऑफ 0. जो भी इनिशियल कंडीशन पड़ी हुई है वही इनिशियल कंडीशन सेम रहेगी. ये तो इसका सोल्यूशन निकालिए. अब थोड़ा मुश्किल सोल्यूशन ऊपर वाले का निकाल लेते हैं जो कि बड़ा आसान है. s z2 ऑफ s माइनस z2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 2z2. तो ये क्या हो जाएगा? 2z2 तो इधर आ जाएगा और इनिशियल कंडीशन दूसरी साइड पे चली जाएगी. तो यहाँ पे लिख लेते हैं अल्लाह, s z2 माइनस 2z2 इज इक्वल टू z2 ऑफ 0. तो आपके पास क्या आ जाएगा? s माइनस 2 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 ऑफ 0. तो z2 ऑफ s will be equal to 1 over s minus 2 z2 of 0. So what will be z2 of t? e raised to power plus 2t z2 of 0. That means the system is unstable. Again,
ये निकाल लोगे, ये तो सिंपल, ज़्यादा ऐसी फॉर्म आ सकती है ना यार, ये भी करके दिखा दिया, ये भी, तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, और जाहिर है कि आपने इन दोनों के सोल्यूशन निकाल लिए, तो y तो सिंपल है, c बार z होता है ना, तो c बार जो भी था, जैसे भी 0 और 2 आया था, 0 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, इस सोल्यूशन के साथ जो आपके पास आ रहा है। z1 ऑफ t किसके इक्वल था? z1 ऑफ 0 के, और दूसरा किसके इक्वल था? e रेज़ टू पावर प्लस 2t z2 ऑफ 0। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। एक्चुअली ये यूँ हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2 e रेज़ टू पावर प्लस 2t z2 ऑफ 0 y ऑफ भाई यहाँ तक एक दफ़ा देख लें, इसे दोबारा देख लें, कोई पॉइंट नहीं समझ आया मैं वहाँ से रिपीट करता हूँ। जी उमर, आपने कहा था कि ये जो हमारे पास ये हमने सिस्टम दिया था डायगोनल पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी होंगी, ये हमारी रूल्स होती हैं। बिल्कुल, तो सर हमें ये डायगोनल पे वैल्यू देख के वैसे ही पता चल जाता है हमारा एग्जैक्टली, हाँ, सिस्टम अनस्टेबल पता चल जाता है। तो सर ये हमने z1 और z2 क्यों फाइंड किया है? इसलिए फाइंड किया क्योंकि अगर टाइम डोमेन में सोल्यूशन निकालना ना, तो आपके पास टाइम डोमेन में सोल्यूशन नहीं है, समझ रहे हो? लाइक आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है कि z2 ऑफ t कैसे इवॉल्व करेगा इन टाइम, अब आपके पास वही क्वेश्चन भी आ गई है, और इवेंचुअली आपके पास y ऑफ t आ गया जिसके अंदर लिखा हुआ है 2 e रेज़ टू पावर प्लस 2t z2 ऑफ 0। अब आप इसको दुनिया के किसी कंप्यूटर में डालेंगे, आपको पूरी की पूरी स्टेट्स को इवॉल्व कर देगा विद इन टाइम, ये फ़ायदा इसका। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सोल्यूशन निकाल लोगे डी कपल अगर हो गई फॉर्म तो। लेकिन जो मैंने तरीका बताया है, यह तो मैंने टुल्ला तरीका बताया ना, कि मैंने एक कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन निकाली और उसमें से वाकई डायगोनल आ गया, बट ये डायगोनल नहीं भी आ सकता था, और जैसे कि मैंने बताया ज़्यादातर तो नॉन डायगोनल ही आएगा। तो अगली क्लास में जो चीज़ हम देख रहे होंगे वो ये होगी कि ऐसी पी मैट्रिक्स निकालना जिससे हमेशा आंसर डायगोनल ही आता है। तो अगर मुझे ऐसी पी मैट्रिक्स पता चल जाए जिससे आंसर डायगोनल ही आना है, तो फिर ये मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ, मैं टाइम डोमेन में एनालिसिस भी कर सकता हूँ। एक आखिरी चीज़, डायगोनल फॉर्म का आखिरी फ़ायदा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी बहुत जल्दी है यार, तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है। कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है? आप सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी सिर्फ तब बता सकते हो जब सिस्टम डायगोनलाइज हो जाए, ये याद रखिएगा। अगर मैं आपको ऐसी सिस्टम रियलाइजेशन दूं जो कि डायगोनल नहीं है, तो आप उसकी कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी का नहीं बता सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है। देखें, कंट्रोलेबिलिटी जो होती है ना, वो हमेशा डायगोनलाइज अगर आपने कर लिया सक्सेसफुली, तो कंट्रोलेबिलिटी जो होती है वो हमेशा कॉरस्पॉन्ड करेगी बी मैट्रिक्स के साथ, और ऑब्जर्वेबिलिटी जो होती है वो कॉरस्पॉन्ड करेगी सी मैट्रिक्स के साथ। इसकी वजह होती है, इसकी वजह ये होती है कि पहले हम लोग ये एग्जांपल जो हमने किया ना, उसकी सिग्नल फ्लो ग्राफ देख लेते हैं बुक में, फिर हमें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। 555 पेज खोलिएगा। फिगर 8.4 देखें। फिगर 8.4 के अंदर ए पार्ट जो इसका है, दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन, उसकी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनी हुई है, नजर आ रहा है। और जब डीकपल्ड फॉर्म कर दी तो उसकी सिग्नल फ्लो ग्राफ बनी हुई है। दोनों को देख सकते हैं कि दोनों कितने डिफरेंट है और दूसरा कितना सादा है। इसके अंदर ये देखें कि कंट्रोलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। कंट्रोलेबिलिटी में आप ये देखें कि इसकी कोई भी मोड, यानी कि ना Z1 मोड कहते हैं, यानी Z1 स्टेट और Z2 स्टेट, दोनों इनपुट के साथ कनेक्टेड नहीं थे। इनपुट के साथ कनेक्टेड नहीं थे ना, तो सिस्टम वैसे, अगर बंदा वैसे ही सोचा है, उसको ना पता हो कि कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है, तो बंदा वैसे ही सोचा तो कहेगा यार ये सिस्टम कंट्रोलेबल तो नहीं है।
क्योंकि उसको तो मैं कोई इनपुट दे ही नहीं सकता। क्या ख्याल है? एक सिस्टम को मैं इनपुट ही ना, उसकी कोई इनपुट ही ना हो, बात समझ रहे हो? एक सिस्टम की इनपुट ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे होगा वो? तो कंट्रोलेबिलिटी, इसका बी मैट्रिक्स क्या था? 0 था ना, इसका बी मैट्रिक्स 0 था। और बी मैट्रिक्स क्यों कंट्रोलेबिलिटी को डिक्टेट करता है? क्योंकि जब भी आप ये देखो यूँ होता है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी यू, हर स्टेट के साथ यू का कनेक्शन होना चाहिए सिस्टम को टोटली कंट्रोलेबल होने के लिए। तो वो ये इक्वेशन, ये स्टेट है, ये और ये आपस में स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करवा रहा है यू के साथ कनेक्शन। बी मैट्रिक्स वाहिद मैट्रिक्स है पूरी स्टेट स्पेस रियलाइजेशन में जो कि आपकी स्टेट को कनेक्ट करवाता है इनपुट्स के साथ। अगर बी 0 है इसका मतलब कनेक्शन ही मौजूद नहीं है। अच्छा, अब लेट से यहाँ पे क्या था? बी मैट्रिक्स यूँ था, 0 0 आया आपके पास इस डायगोनल फॉर्म में, 0 0 मल्टीप्लाई बाय यू, तो यू तो थी ही नहीं कोई। तो अगर ये 0 0 आया है तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल फॉर्म में, जैसा कि वो आपका डायग्राम भी बता रही है, तो कनेक्शन मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये सिस्टम कंट्रोल नहीं हो सकता। दिस सिस्टम इज टोटली अनकंट्रोलेबल। अगर इस सिस्टम को कंट्रोलेबल होना था ना तो इसकी डायगोनल फॉर्म में दोनों की दोनों स्टेट्स पे 1, यानी कि यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था, यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था। इसकी बी मैट्रिक्स टोटली 1 होनी चाहिए थे, सारे के सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए था। डायगोनल फॉर्म में अगर आपके पास बी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर सिस्टम की और वो ऐसे है 1 0 1, तो आपको क्या बता रही है? ये आपको ये बता रही है कि x2 स्टेट तो कंट्रोलेबल ही नहीं है सिस्टम की, x2 स्टेट तो कंट्रोलेबल ही नहीं है सिस्टम की। और 1 1 0 बता रही है कि x3 स्टेट कंट्रोलेबल नहीं है। तो फॉर दिस सिस्टम टू बी कंप्लीटली कंट्रोलेबल वो सारे 1 होने चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। तो डायगोनल फॉर्म आपको ये बताएगी कि सिस्टम टोटली कंट्रोलेबल था या नहीं था। इसका क्या फ़ायदा है? अब सवाल ये पैदा हो सकता है मैं कंट्रोलेबिलिटी क्यों मालूम कर रहा हूँ। पहली बात तो मुझे ये पता चल रही है फलां स्टेट जो है कंट्रोलेबल है भी कि नहीं, और फिर मुझे ये पता चलता है इससे एक मज़ीद इसकी आगे एक रूट निकलती है जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेबल है कि नहीं, स्टेबलाइजेबल है कि नहीं सिस्टम, उसको कहते हैं, इससे आगे निकलती है स्टेबलाइजेबल है कि नहीं। वो स्टेबलाइजेबल है या नहीं वो इससे पता चलेगा। लेट्स से कि जैसा कि आपने ये देखा ना, ये वाला सिस्टम देखा, इसके अंदर एक रूट क्या थी? ब्लोइंग थी। लेट्स से आपके पास ए मैट्रिक्स है, कोई और सिस्टम बनाते हैं ताकि हम ज़रा ज़्यादा क्लियर हो सके। लेट्स से ए मैट्रिक्स ए थी, बी मैट्रिक्स जो थी वो यूं थी, वन 0 1। ये सिस्टम कंट्रोलेबल तो नहीं है डेफिनेटली, ये स्टेबलाइजेबल है, लेकिन इसकी वजह ये है कि जो स्टेट कंट्रोलेबल नहीं है ना वो स्टेट स्टेबल थी। बात समझ रहे हो? जो स्टेट कंट्रोलेबल नहीं है वो थी खुद स्टेबल। इस वजह से सिस्टम स्टेबलाइजेबल ज़रूर है, कंट्रोलेबल नहीं है। क्योंकि जो स्टेट ब्लोइंग है ना, जो स्टेट ब्लोइंग है, ये ब्लो कर रही है, ये आपके कंट्रोल में आ गई है, इसका कनेक्शन इनपुट के साथ मौजूद है। बात समझ रहे हो? बड़ी बारीक सी बात है। एक सिस्टम कंट्रोलेबल हो या ना हो तो बड़ा सादा सा है। दोबारा रिपीट करता हूँ सारी चीज़। एक सिस्टम कंट्रोलेबल तब होता है, कंप्लीटली कंट्रोलेबल तब होता है इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि कंट्रोलेबल है या नहीं है, उसको फर्दर देखना पड़ता है कि कौन सी स्टेट कंट्रोलेबल है। स्टेबिलिटी करनी है ना सिस्टम की। स्टेबिलिटी, अगर मैं इसको कंट्रोल ना भी करता सिस्टम स्टेबल था, अगर माइनस लगा होता 4 के साथ ये सिस्टम स्टेबल था। अलबत्ता अब भी ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। फिर मुझे ये देखना है, अच्छा अब तो वर्स्ट का सिनेरियो आ गया, कंट्रोलेबल तो नहीं है सिस्टम, मैं ये देख लूँगा स्टेबलाइजेबल भी है कि नहीं। क्योंकि अगर तो भाई यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 होता ना, यहाँ पे भी 0 होता,
तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो थर्ड रो जा रही होती है, ये थर्ड रो है ना, ये डीकपल्ड फॉर्म है एक्चुअली। तो हमेशा ये वाली जो -1 है किससे कॉरस्पॉन्ड करेगी, x1 से, ये x2 से, x3 से, डायगोनल फॉर्म। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ सिर्फ डायगोनल फॉर्म पे टेस्ट हो सकती है, अदरवाइज दुनिया की और कोई फॉर्म नहीं है जिस पे सारी टेस्टिंग कर सकते हो आप। तो ये जो +4 है तीसरी स्टेट के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रही है, स्टेट जो स्टेट ब्लो कर रही है। अगर तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये कि इस स्टेट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सिस्टम ब्लो करे और ब्लो करेगा, उसको कुछ भी नहीं कर सकते आप, सिस्टम स्टेबलाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर ये होता 1 तो 2 के ये सिस्टम कंट्रोलेबल तो नहीं था, लेकिन ये सिस्टम स्टेबलाइजेबल ज़रूर था, क्योंकि इसकी ब्लोइंग स्टेट के साथ इनपुट का कनेक्शन भी मौजूद है। ये सिस्टम अभी भी स्टेबलाइजेबल है अगर ये 0 0 1 हो जाए, कंट्रोलेबल नहीं है। और इस केस में 1 1 1 के केस में ये सिस्टम कंट्रोलेबल भी है और स्टेबलाइजेबल भी। तो जाहिर है कि फुली कंट्रोलेबल सिस्टम हैज़ टू बी स्टेबलाइजेबल। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक फुली कंट्रोलेबल सिस्टम नॉट स्टेबलाइजेबल हो, ऐसा नहीं होता। तो एक तो बात आपने ये देख ली, ये हम अगली क्लास में भी इंशाल्लाह इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक तो बात आपने देख ली कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है। ऑब्जर्वेबिलिटी ये होती है कि एक स्टेट ऐसी है, इसका बड़ा ना मज़े का कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेबिलिटी का, कि एक स्टेट ऐसी है जिसका आपको पता ही नहीं चल रहा, सिस्टम में है लेकिन पता नहीं है आपको। उसकी आउटपुट यानी कि जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो सिस्टम की, आउटपुट भी तो मल्टीपल हो सकती है ना, जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो सिस्टम की, वो वहाँ पे वो स्टेट कनेक्टेड ही नहीं है बिल्कुल। जैसे आप इस फिगर को दोबारा देखो, फिगर बी को देखो दोबारा, इसके अंदर आप देख रहे हो सिर्फ Z2 Y के साथ कनेक्टेड है, तो Z1 Y के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। तो Z1 के बारे में तो हम बता ही कुछ नहीं सकते कि क्या Z1 स्टेबल है या नहीं, सॉरी Z1 है भी सिस्टम के अंदर, यानी कि एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। ऐसी सिचुएशन कब पैदा होती है कि सिस्टम ऑब्जर्वेबल ही ना हो। ये आप लोग पहले कर चुके हो, असल में मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ पहले आप देख चुके हो। ऐसा कब होता है, कब होता है, बहुत पहले देखा था, एसिम्प्टोटिक और बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी के टॉपिक में देखा था। ऐसा कब होता है कि एक स्टेट मौजूद है सिस्टम में और पता ही नहीं चल रही आउटपुट पे। जी एग्जैक्टली, जब पोल ज़ीरो कैंसलेशन हो जाए ना सिस्टम के अंदर, तो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर वो मोड ही गायब हो जाता है। क्या ख्याल है? और जब वो मोड ही गायब हो जाएगा तो स्टेट ही ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगी मेरे लिए। तो अगर एक स्टेट ऑब्जर्वेबल ना हो ना सिस्टम में, तो ये बहुत बड़ी केओटिक सिचुएशन पैदा कर सकता है। अगर वो स्टेट अनस्टेबल हो, उसका तो पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात? उसका तो पता ही नहीं चलेगा। तो पोल ज़ीरो कैंसलेशन जब हो जाए सिस्टम की, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं उसके अंदर कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल नहीं होता सिस्टम, ठीक है। और ये जो ज़ीरोज़ आ जाते हैं ना, ये सारे के सारे लिंक्स को तोड़े होते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिंक्स को तोड़े होते हैं। ये जो पोल ज़ीरो कैंसलेशन होती है ना, यही फुल रैंक बी और सी मैट्रिसेस जनरेट नहीं होने देती। फुल रैंक का क्या मतलब होता है कि सारे 1 होने चाहिए, यानी उसका रैंक उतना ही होना चाहिए जितना सिस्टम का ऑर्डर होता है। सिस्टम का ऑर्डर यानी कि जितनी स्टेट्स होती हैं उतनी रैंक ही बी और सी बनेगी, तो आपके पास सिस्टम कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल होगा। और आइडियल सिनेरियोज में हमें यही चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। और स्पेशली ये ज़रूरी है कि आपके पास, जैसे उसने एक बात की थी, आपको याद होगा कि एक उसने बताया था आपको, ऐसा प्लेन बताया था उसने कि जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने एग्जांपल दी हुई हो, आप लोग अगर कभी पढ़ो ना दोबारा वापस जाके, तो उसने कहा था, मैंने जानबूझ के उस वक्त डिस्कस नहीं की थी कि उस वक्त ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकती थी। उसने कहा था कि एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम लेट्स से डिस्ट्रॉय हो रहा है, और आप आउटपुट कहीं और से अगर ट्रांसफर फंक्शन में देख रहे हो, तो वो सिस्टम तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना अंदर, और वो आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। तो अगर तो आपने अपनी आउटपुट इस तरह से, आपको ये भी बात पता है कि पोल ज़ीरो कैंसलेशन कब होती हैं, जब आपने आउटपुट डिफाइन किया कि मैं इस पॉइंट से उठाऊंगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आउटपुट हाई होती है ना। या आप देखो, एक सिस्टम के आप आरपीएम्स नोट कर रहे होते हो, एक सिस्टम की आप वोल्टेज नोट कर रहे होते हो। अगर लेट्स से कि वोल्टेज नोट कर रहे हो किसी और पॉइंट पे, तो आपको आरपीएम्स के बारे में तो कुछ नहीं पता चल रहा दूसरी साइड पे क्या चल रहा है। तो इस वजह से ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है प्रैक्टिकली।
एक जो बात है ना लास्ट कमेंट वो ये है कि एक तो हम इसको आगे इंशाल्लाह चलाते हैं क्योंकि हमने वो डायगोनल फॉर्म मालूम करनी है, अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को तब तक अप्रीशिएट नहीं कर सकोगे जब तक प्रैक्टिकल काम नहीं होगा, और ज़ाहिर है कि इस कोर्स में तो प्रैक्टिकल काम हुआ नहीं। अब अगला कोर्स होता ही प्रैक्टिकल है। इस वजह से एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जो PID कंट्रोलर है जो हमने डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं देखा इस क्लास में। हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जब स्टार्ट करेंगे ना तो पहले 2 हफ्ते के अंदर ही ना हम PID को कंप्लीट करेंगे। उसका पहले क्यों कंप्लीट करेंगे, इसलिए क्योंकि कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ फ्रेश होगी इस टाइम पे, और उसी से कंट्रोलर निकालेंगे और उससे फिर मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगा मैटलैब की। एक अपना ही मेरा कोड है, एम फाइल जनरेट की हुई है मैंने, उसी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ पैरामीटर्स उसके चेंज करने से कैसे उसका कंट्रोल चेंज हो जाता है। फिर मैं आपको ये एग्जांपल दूँ, आप एक प्रैक्टिकल सिस्टम के ऊपर लगा दें तो कैसे स्टेबिलिटी हासिल हो सकती है। इनफैक्ट जब मैं सिमुलेशन आपको बता रहा हूँ उसी के अंदर आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैंने सिस्टम को स्टेबल कैसे करना है आखिर। तो अगला क्योंकि सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद लास्ट क्लास होगी, मुझे नहीं पता मुझे याद रहता है कि नहीं रहता, मैं दूसरी क्लास को भी मैं बता चुका हूँ। तो प्लीज़ अपने जो नेक्स्ट सेमेस्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनलाइज़ कर लें, क्योंकि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के अंदर ही हम प्रेजेंटेशंस होल्ड करेंगे। और उसी तरह जैसे 3-3 बंदों का ग्रुप था उसी तरह ग्रुप होंगे, और आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी कि मैं ये कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। उसके अंदर जितनी भी चेंजेस होंगी वो सजेस्ट उसी टाइम पे कर दी जाएंगी। आपकी जो फाइल होगी उसके ऊपर नोट हो जाएंगी कि आपको क्या क्या चेंजेस सजेस्ट की हुई थी। आपके उसके ऊपर कोई ना कोई प्रैक्टिकल कॉम्पनसेटर दुनिया का, यानी कि कोई ना कोई प्रैक्टिकल कंट्रोलर दुनिया का इम्प्लीमेंट करना होगा उस सिस्टम पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वो बात है जब तक की नहीं हो, जैसे इस क्लास में कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिकल काम भी एक हद तक करते हैं, लेकिन जैसे ये बात उमर ने उस दिन देखी थी जहाँ इनकोडर्स पे काम करना स्टार्ट किया हमने रोबोकॉन में, तो इसको उस टाइम पे समझ आया कि वेलोसिटी इवन कंट्रोल करनी है ना अपने एक व्हील की, तो उसके ऊपर भी PID कंट्रोलर या PI कंट्रोलर एटलीस्ट इम्प्लीमेंट हुआ होता, ताकि वो ये देख रहा होता कि एक टाइम पे तीनों व्हील सेम वेलोसिटी पे, या सेम वेलोसिटी नहीं, यानी जिस डायरेक्शन पे उसने जाना है उस डायरेक्शन में जाने के लिए जिस वेलोसिटी के ऊपर आपने उस व्हील को लेके जाना है, क्या वो वेलोसिटी कैटर हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल बड़ी सादा सी बात है, आपने एक रोबोट को बिल्कुल सीधा चलाना है, सीधा वो कब चलेगा, सीधा वो तब चलेगा जब उसके दोनों व्हील्स एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी के ऊपर घूमते हैं। नाउ हाउ टू डिटरमिन कि दोनों के दोनों जो व्हील्स हों वो सेम वेलोसिटी के ऊपर घूमें, उनको कोई कंट्रोलर सेम वेलोसिटी पे बार बार ला रहा होगा ना। जितनी भी डिस्टर्बेंसेज हैं, ये डिस्टर्बेंसेज सारी सुनी है आपने। डिस्टर्बेंस क्या होती है, डिस्टर्बेंस ये होती है NERC वालों के लिए कि जब वो डब्बा उठाएंगे तो डब्बा एक साइड पे वेट आ गया सिस्टम का, नाउ दैट इज़ अ डिस्टर्बेंस। अगर आपका क्लोज लूप सिस्टम नहीं है, आप सिस्टम के हर व्हील के ऊपर उसकी स्पीड को मॉनिटर नहीं कर रहे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कभी भी कि एक स्पीड व्हील की कम हो गई अब, क्योंकि उसके ऊपर बोझ बढ़ गया। देखो ना, जाहिर सी बात है, आपने एक व्हील को 75% PWM दी हुई थी, उसके ऊपर पहले वेट 2 किलो था, एक और चीज़ उठाने के बाद वेट 3 किलो हो गया, तो क्या 75% के ऊपर वो सेम RPM से घूमेगा? कभी भी नहीं घूमेगा। ये एग्जैक्टली वही एग्जांपल है जो जैसे आपने कार्बोरेटर सिस्टम में देखी थी, याद है, ओपन लूप और क्लोज लूप में कार्बोरेटर सिस्टम और EFI सिस्टम, जो पेपर में क्वेश्चन भी आया था। जैसे रोबोकॉन के अंदर क्या डिस्टर्बेंस है, जब आप कहीं से एक सिस्टम जाता है, एक चीज़ें उठा लेता है, जब उसने चीज़ें उठा ली तो डिस्टर्बेंस आ गई, उसके ऊपर लोड बढ़ गया, तो सिस्टम को फिर भी वैसे ही चलाना मकसूद है, सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करना। पिछली प्रीवियस ओपन लूप के अंदर डिस्टेबलाइज हो सकता है, जो मैंने दी हुई है वो बिल्कुल बाहर निकल जाए लाइन से, फिर वो कभी वापस नहीं आता। इनस्टेबिलिटी की एक बहुत सीधी सादी सी प्रैक्टिकल जो हिंट होती है ना, वो ये होती है कि उसका एरर जो होता है ना, उसके डिज़ायर्ड पोजीशन से हर वक्त बढ़ रहा होता है, वो एक्चुअली डिज़ायर्ड पोजीशन की तरफ नहीं जा रहा होता, उससे डाइवर्ज कर रहा होता। दिस इज़ इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी को इस तरह विजुलाइज ना किया करें कोई चीज़ धमाके से फट जाएगी, कोई चीज़ धमाके से फटना इंस्टेबिलिटी नहीं होती, या कोई चीज़ टूट जाएगी, टूट जाना इंस्टेबिलिटी नहीं होती है। इंस्टेबिलिटी एज सिंपल एज दैट है कि लेट्स से कि मैंने एक व्हीकल के ऊपर सोनार लगाया हुआ और मैंने डिस्टेंस को मॉनिटर करना है अपनी वॉल से, तो मेरा सिस्टम जाए, बहुत तेज़ी से जाए, 30 सेंटीमीटर दूर रुकना उसने, वहाँ पे जाके अपने डिस्टेंस को कम करा और अचानक वापस आना शुरू कर दे। दिस इज़ इंस्टेबिलिटी। क्योंकि क्या हो रहा है कि सिस्टम जिस लूप में था उसको एरर को ज़ीरो करना था,
वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन पैदा हुई है जिससे पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया। अब वो क्या कर रहा है, अपने माइंड में वो उधर अपने माइंड में क्या कर रहा है, एरर को कम ही कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, सिस्टम बाहर जा रहा है और सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो ये एग्जांपल्स होती हैं छोटी छोटी। अब चूँकि कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ लिया तो एटलीस्ट हमें यह पता होना चाहिए इस पॉइंट पे दो बातें हैं। आज जैसे कामना आई थी तो उसने मुझसे पूछा था कि भाई ये हम सारी चीज़ें, मुझे जो उसके ओवरऑल क्वेश्चन से लगा वो ये था कि उसको ये समझ नहीं आ रही कि हमने सारी चीज़ें पढ़ क्यों ली हैं। सबसे पहली बात यह कि ये जो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं ये तब तक एक तो क्लियर नहीं होती जब तक प्रैक्टिकली आप काम ना करो इन चीज़ों पे, या सिमुलेशंस ना करो। फॉर एग्जांपल हम सिमुलेशन जितनी भी की होंगी आपने मैटलैब पे की होंगी अपने सामने। दूसरी बात जो है ना वो ये होती है कि आपने जितना भी इस बुक में पढ़ा है वो सारी बेसिक टेक्निक्स हैं एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स के कोर्सेज पढ़ने की। अगर आपको सब कुछ नहीं आता होगा तो ना आप नॉन लीनियर कंट्रोल पढ़ सकोगे, ना आप अडेप्टिव कंट्रोल पढ़ सकोगे, ना आप डिजिटल कंट्रोल पढ़ सकोगे, कुछ भी नहीं पढ़ सकोगे। यानी कि प्रैक्टिकल तरीन कोर्सेज भी नहीं पढ़ सकोगे कंट्रोल्स के अगर ये आपको सब कुछ नहीं आता होगा। और जब हम अभी PID पढ़ेंगे ना अगले कोर्स में तो फिर आप देखोगे कि कैसे ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी कैसे लिंक अप करती है उसके साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर